गेहूं का सेवन एक घातक नशा। अब आप देखिए, आज के समय में मानव इस बात का तो आविष्कार कर रहा है कि बीमारी हो जाए। ये फोन किसका बज रहा है भाई? प्लीज साइलेंट कीजिए। एक अपना संस्कार ही बना लीजिए कि कभी भी हॉल में आना है तो साइलेंट करके आना है। आज के समय में मानव इस बात का तो आविष्कार कर रहा है कि अगर बीमारी आ जाए तो कौन सी दवाई खाएं। पर मानव इस बात का आविष्कार नहीं कर रहा कि ऐसा क्या करें कि बीमारी हो ही नहीं। कोविड-19 के समय में सभी साइंटिस्ट इसी बात का आविष्कार करने में लगे थे कि इसके लिए कौन सी वैक्सीन बनाए, और तरह तरह की वैक्सीन हमारे सामने आई। पर किसी ने भी यह आविष्कार करने की नहीं सोची कि ऐसा क्या करें कि कभी भी कोविड-19 जैसी बीमारी का सामना ही ना करना पड़े। आए ही नहीं, क्यों ना ऐसा कुछ आविष्कार कर लिया जाए। और वास्तविक आविष्कार तो यही होगा जो मानव योनि को सुख देगा। आज के समय में पूरी मानव योनि को इस बात का पता है कि अगर किसी को भी शुगर है तो अनाज की वजह से है कोई जिसको ना पता हो? है कोई? जिसको शुगर है सबको पता है कि मुझे अनाज कम खाना है, सबको पता है ये बात। लेकिन मेरा प्रश्न यह है कि अगर अनाज की वजह से ही शुगर हो रही है तो फिर अनाज कम क्यों खाना है, अनाज बंद क्यों नहीं करना? मेरा प्रश्न यह है। जब आपको पता है कि शुगर की जड़ ये अनाज है तो कम क्यों, बंद क्यों नहीं? एक हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे, आप सभी ना थोड़ा सा फ्लो टूटता है, अपने क्वेश्चंस आप लिख लीजिए और क्वेश्चंस लिखकर आप शैली दीदी जी को दीजिएगा। आपका एक अलग से क्वेश्चन आंसर सेशन रखेंगे और फिर उसमें आपके क्वेश्चंस कवर करेंगे। और बहुत बार तो ऐसा होता है कि आप जो क्वेश्चंस पूछते हैं ना उसका आंसर 4 मिनट के बाद, 5 मिनट के बाद, 10 मिनट में आने वाला होता है, आ रहा होता है वो। ठीक है, तो आप एक बार अनाज का टॉपिक सुनिए, उसके बाद आखिरी के 10 मिनट अगर अनाज से संबंधित प्रश्न हो, मोस्ट वेलकम। पर एक बार सुनिए बस। देखिए, आपको कल भी बताया था कि शुगर कई तरह की होती है। अनाज की शुगर और दूध की शुगर हमें नुकसान करती है, चीनी की शुगर हमें नुकसान करती है, फलों की शुगर हमें नुकसान नहीं करती। फलों की शुगर भी नुकसान करना शुरू तब करती है जब वो शरीर में अनाज की शुगर और दूध की शुगर के साथ मिक्स हो जाती है। फलों की शुगर भी तभी नुकसान करती है। अगर फलों की शुगर को अनाज की शुगर और दूध की शुगर के संपर्क में आने से रोक दिया जाए तो फलों की शुगर फायदा करने लगती है। जैसा कि आज सुबह निर्मला बहन ने अनुभव सुनाया था कि उन्होंने अपने बच्चे को उपवास कराया, डायबिटीज था, शुगर थी, उपवास भी करवाया और मीठे फल भी दिए और उनकी इंसुलिन बंद भी हुई। आज सुबह ही आपने अनुभव सुना। तो किसी भी प्राकृतिक वस्तु से कभी भी कोई रोग नहीं होता, कभी भी टमाटरों से पथरी नहीं होती, कभी भी मीठे फलों से शुगर नहीं होती, कभी भी केलों से वजन नहीं बढ़ता। कोई भी प्राकृतिक वस्तु, खाद्य पदार्थ कभी भी इंसान को नुकसान पहुंचा ही नहीं सकता। हाँ, इंसान उसको किसी भी तरह से प्रोसेस करके किसी चीज के साथ मिक्स कर कर खाए तब चाहे नुकसान हो, अदरवाइज नहीं। आज के समय में तो एक बहुत ही कॉमन सी बात हो गई है कि कभी भी कोई अपना शरीर छोड़ेगा, कभी भी कोई अपना शरीर छोड़ेगा तो उससे पहले 2-3 महीने बीमार होगा। बड़ा ही रेयर, बहुत ही रेयर केस देखने को मिलता है कि किसी ने स्वस्थ रहते हुए ही शरीर छोड़ दिया हो। बहुत ही रेयर। ये तो एक
बड़ी ही कॉमन बात है कि शरीर छोड़ने से पहले 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने हम बीमार पड़ते ही हैं। ऐसा क्यों? बीमार होकर ही शरीर क्यों छोड़ना है? इसको हम आइडियल मृत्यु नहीं कहेंगे, इसको सुखद मृत्यु नहीं कहेंगे। सुखद मृत्यु है, अगर कोई मुझसे पूछे कैसी मृत्यु चाहते हो, मैं चाहता हूं मैं बैठा हूं, आत्मा ने शरीर छोड़ा, बात खत्म। ऐसी मृत्यु चाहता हूं मैं। अब ऐसी मृत्यु आज के मानव को नसीब क्यों नहीं हो रही? सुखद मृत्यु क्यों नहीं होती आज के मानव? देवताओं की सुखद मृत्यु होती है, वो तड़प तड़प कर शरीर नहीं छोड़ते, वो ऐसे शरीर छोड़ते हैं कि जैसे बस कपड़ा बदला है, दैट्स ऑल। उसका सबसे बड़ा कारण अनाज है। अनाज के अंदर प्रचुर मात्रा के अंदर ठूस ठूस कर पृथ्वी तत्व भरा हुआ है। सारी जिंदगी जो हम पृथ्वी तत्व खाते हैं, सारी जिंदगी जो पृथ्वी तत्व का सेवन करते हैं, पृथ्वी तत्व आत्मा को शरीर छोड़ने ही नहीं देता। पृथ्वी तत्व नीचे खींचता है, आकाश तत्व ऊपर उड़ाता है। हम सभी आपस में परिवार बैठे हैं, परिवार के साथ एक घर की बात कर सकते हैं। हम सभी पूरा जीवन शरीर छोड़ने का अभ्यास करते हैं। पूरा जीवन हम सभी राजयोग की साधना में शरीर छोड़ने का अभ्यास करते हैं, शरीर छोड़कर जाते हैं। लेकिन जब सच में शरीर छोड़ने का समय आता है, जब सच में, तब छूटता नहीं है इतनी आसानी से। यह सच है, परिवार की बात है, देखो सच है ना ये बात। सारा जीवन हमने शरीर छोड़ने का अभ्यास किया, लेकिन जब सच में आखिरी समय आया शरीर छोड़ने का, इतनी आसानी से छूटता नहीं है। पृथ्वी तत्व जो कूट कूट कर शरीर में भरा पड़ा है, वो आत्मा को नीचे खींचता है, शरीर आत्मा को शरीर से जकड़ कर रखता है, आत्मा को जाने नहीं देता। 6 महीने से आत्मा कोशिश कर रही है, मैं ये शरीर छोड़ूं 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 छोड़ूं, छोड़ नहीं पा रही है। उस पृथ्वी तत्व ने उसको जकड़ रखा है। हम आवश्यकता से 100 गुना ज्यादा पृथ्वी तत्व का सेवन कर रहे हैं। ये जो बीज है, बीज, गेहूं के बीज या किसी भी तरह के अनाज के बीज, बीज मानव का आहार है ही नहीं। बीज चूहों और पक्षियों का आहार है, उनका शरीर बना है बीजों को खाने के लिए। इंसान का शरीर बीजों को खाने के लिए नहीं बना है। इसके अंदर, गेहूं के अंदर स्टार्च नाम का एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है, स्टार्च नाम का कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। और यह कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट सिर्फ जानवर ही पचा सकते हैं, इंसान का शरीर इसको पचा नहीं सकता। क्या कारण है कि आज सभी इंसानों के स्टूल में से बदबू आती है? क्या कारण है? जहां बदबू है, बदबू वहां होती है जहां पर सड़न होती है, और सड़न वहां पर होती है जहां पर कुछ अपचा हो, जहां पर कुछ भी पचा हुआ ना हो। हम ऐसा कुछ शरीर में डाल रहे हैं, स्टूल में से बदबू है। इसका कारण यह है कि हम ऐसा कुछ शरीर में डाल रहे हैं जो कि सड़ रहा है, जो पच नहीं रहा। ऐसा क्या डाल रहे हैं शरीर के अंदर जो सड़ रहा है, जो पच नहीं रहा, और उस सड़न के कारण स्टूल में बदबू आ रही है? एक हम्बल रिक्वेस्ट है, किसी भी तरह के रिमार्क्स, क्वेश्चंस लेक्चर के बाद 10-15 मिनट होंगे, आप खुलकर दीजिएगा, एक बार फ्लो मत तोड़िए, बस चलने दीजिए। क्वेश्चन होगा तो आप कवर करेंगे, क्योंकि समय हमारे पास कम है। अगर हर 2 मिनट के बाद, प्लीज डोंट माइंड, अगर हर 2 मिनट के बाद कोई क्वेश्चन पूछेगा या कोई रिमार्क्स पास करेगा तो क्लास कैसे होगी? 1 घंटे में बीच में अगर कोई
2-4 क्वेश्चन पूछ ले, मैनेजेबल हैं, मैं आंसर दे सकता हूं, पर हर 2 मिनट के बाद ही अगर क्वेश्चन आए तो फिर पूरे 5 दिन क्वेश्चन आंसर सेशन ही चलता रहेगा, क्लास हो नहीं पाएगी। अब से हम ये सिस्टम रखेंगे, पहले क्लास खत्म होने के बाद 10-15 मिनट रखेंगे, उसमें आपके क्वेश्चन आंसर। हर क्लास के बाद आपके 15 मिनट क्वेश्चन आंसर के रहेंगे, वो सेपरेट रखेंगे, पर एक बार क्लास पूरी होने दें। पेट में जो कीड़े पड़ते हैं वो इस स्टार्च कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट के कारण पड़ते हैं। ये पचता नहीं है। आप 15 दिन अनाज का सेवन बंद कर दीजिए, आपके स्टूल में से बदबू नहीं आएगी। आप 15 दिन बंद करके देख लीजिए, मेरे स्टूल में से बदबू नहीं आती। पहले बहुत ज्यादा आती थी और मैं हैरान होता था क्यों आती है, मुझे कारण नहीं समझ आता था, अब पता चला है मुझे। पेट में कीड़े पड़ते हैं वो भी इसी कारण से पड़ते हैं। और जरा एक बात आप सोच कर देखिए, आज के इंसान को अपने भोजन के लिए, आज के इंसान को अपना भोजन खाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ रही है। पहले वो जमीन को सपाट करता है, फिर वृक्ष काटे जाते हैं, फिर नदियों के रुख को मोड़ा जाता है, कुएं खोदे जाते हैं, बैलों का प्रयोग किया जाता है, बैलों का शोषण किया जाता है, ट्रैक्टर्स का प्रयोग किया जाता है, फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स का प्रयोग किया जाता है, फिर गेहूं को साफ करवाना होता है, फिर गेहूं को पिसवाने के लिए हम चक्की पर ले जाते हैं, फिर वहां से पिसवा कर लाते हैं, फिर उसका आटा गूंदते हैं, फिर आटे पर रोटी सेकते हैं, उसके बाद भी उसको खा नहीं सकते, फिर उस रोटी को खाने के लिए उसके साथ कोई सब्जी भी चाहिए, उस सब्जी में भी मसाले चाहिए, फिर वो रोटी खा ली, फिर भी वो पचती नहीं है, फिर उसको पचाने के लिए जिम जाना पड़ता है, एक्सरसाइज करनी पड़ती है, मॉर्निंग वॉक करने पड़ते हैं, तब जाकर हमको भोजन मिलता है। इस संसार की सर्वश्रेष्ठ योनि अपना भोजन खाने के लिए इतनी मेहनत कर रही है और बाकी 84 लाख योनियों को बना बनाया मिल रहा है। वाह, क्या बात है। बाकी 84 लाख योनियों को तो बना बनाया मिल रहा है, वो तो बिल्कुल मेहनत नहीं करते। और आज का इंसान खुद के आहार के लिए इतनी मेहनत कर रहा है, जबकि उल्टा होना चाहिए था। हम सर्वश्रेष्ठ योनि हैं, हमें पका पकाया मिलना चाहिए था, बिना मेहनत के, बिना मेहनत के। और बाकी योनियां मेहनत करती तो कुछ समझ भी आता। हम सर्वश्रेष्ठ योनि हैं भाई, हमसे ऊपर तो और कोई नहीं है। और हम सर्वश्रेष्ठ होते हुए भी इतनी मेहनत कर रही हैं और बाकी योनियां मौज कर रही हैं। जानते हो क्यों? ये जो प्रकृति मां है ना, इस प्रकृति का निर्माण इस ड्रामा में, इस सृष्टि रंगमंच पर किया गया है 84 लाख योनियों की सेवा के लिए, उनके भोजन का प्रबंध करने के लिए। और सभी 84 लाख योनियां प्रकृति मां की इस पालना का लाभ ले रही हैं। लेकिन आज का मानव कुछ ज्यादा ही स्मार्ट है, उसने प्रकृति मां की पालना को रिजेक्ट कर दिया है। हमें नहीं चाहिए आपकी पालना, अपने पास रखो, हम अपनी पालना खुद कर लेंगे। ये आज के मानव का एटीट्यूड है। हमें नहीं चाहिए आपकी पालना, हम अपनी पालना खुद कर लेंगे। ये एटीट्यूड है आज के इंसान का। ये खेती जो है ना, ये प्राकृतिक नहीं है, ये वातावरण का संतुलन बिगाड़ती है। नदियों का रुख मोड़ना, वृक्षों को काटना, कुएं खोदना, ट्रैक्टर का प्रयोग, फर्टिलाइजर्स का प्रयोग, कितनी हिंसा छिपी हुई है इसके अंदर, पर कितना प्रकृति का वातावरण इसके अंदर असंतुलित हो रहा है। यह खेती नेचुरल नहीं है। मेरे पास इस वक्त लैपटॉप में सतयुग की 10,000 फोटोग्राफ्स पड़ी हैं। मैंने सभी फोटोग्राफ्स को देखा, मुझे एक भी फोटो ऐसी नहीं दिखी जिसमें देवता खेती कर रहे हों। मैं नहीं मानता कि देवताओं को अपना भोजन खाने के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ेगी, मुझे तो नहीं हजम होती ये बात।
अपना आहार पैदा करने के लिए इतनी मेहनत और कोई भी योनि नहीं करती है। एक चीज और बताता हूं मैं आपको, ये जो गेहूं के बीज आप देखते हो, गेहूं के बीज, इन बीजों को देखकर क्या आपके अंदर आकर्षण पैदा होता है? आम को देखकर आकर्षण पैदा होता है, अलीची को देखकर होता है, खरबूजे को देखकर होता है, गेहूं के बीज को देखकर आकर्षण पैदा होता है आपके अंदर। जो आपका भोजन होगा उसको देखकर आपके अंदर आकर्षण पैदा होगा। और अगर आपके अंदर आकर्षण पैदा नहीं हो रहा है तो वो आपका भोजन नहीं है। आपको लगता है कि देवता ऐसे खेती करते होंगे? ये एआई के थ्रू फोर्सफुली बनाई गई है। कल्पना कीजिए कि ऐसा कर रहे होंगे, बैलों को खींच रहे होंगे, खेत चला रहे होंगे, हल चला रहे होंगे। लगता है आपको? मुझे तो नहीं लगता। और एक और बात, ये अनाज हमारा नेचुरल भोजन नहीं है, इसका एक और प्रमाण आपको देता हूं। आप 3 महीने रोटी मत खाओ, और 3 महीने अगर आप रोटी नहीं खाओगे और उसके बाद एकदम से अचानक खा लोगे तो आपके पेट में बहुत जोर से दर्द होगा। आप 6 महीने आम मत खाओ और एकदम से अचानक खा लो, खा लोगे? खा लेंगे। 6 महीने खरबूजा मत खाओ और 6 महीने बाद अचानक खरबूजा खा लो, खा लोगे। पर आप 3 महीने छोड़ो, 15 दिन ही रोटी मत खाओ, 16वें दिन खाने की गलती मत कर देना। बहुत जोर से दर्द होगा, पछताओगे, फिर फोन करोगे मेरे को और फिर मैं कहूंगा जाओ एलोपैथी डॉक्टर के पास पेन किलर ले लो। 15 दिन के बाद अगर आपने रोटी खाई तो हमारे पास कोई इलाज नहीं है भाई। हमारे पास यही इलाज है कि पहले से ही बता दो कि ये गलती मत करना, आपका शरीर रोटी को पचा नहीं पाएगा। ये भी इस बात का प्रमाण है कि वो रोटी आपका नेचुरल भोजन नहीं है। जो नेचुरल भोजन होता है उसको चाहे 5 साल बाद खाओ, शरीर उसको पचा लेगा। दोबारा रोटी अगर शुरू भी करनी हो तो उसकी विधि ये होती है, एक दिन 1/4 रोटी खानी है, अगले दिन आधी, उसके अगले दिन पौनी, फिर 1, इस तरह से धीरे धीरे करके शुरू करनी होती है। हमें एक्चुअली में खेतों की आवश्यकता ही नहीं है, हमें वृक्षों की आवश्यकता है। वृक्ष प्रकृति का संतुलन बनाकर रखते हैं, वृक्षों की पालना डायरेक्ट प्रकृति मां करती है। खेतों की आवश्यकता नहीं है हमें। और कौन सा भोजन हमारा भोजन नहीं है, उसके 3 लक्षण होंगे। जिस भोजन को आपको पकाकर खाना पड़ता है, आटा आप कच्चा नहीं खा सकते, आटे को गूंद कर पकाकर आप खाते हो। जिस भोजन को खाने के लिए आपको पकाना पड़े वो आपका भोजन नहीं है। जिस भोजन को खाने के लिए आपको नमक डालना पड़े, तेल डालना पड़े, बिना नमक और तेल को आप जिस भोजन को नहीं स्वीकार कर सकते वो आपका भोजन नहीं है। जिस भोजन को पचाने के लिए बाद में पानी पीना पड़े, जिस भोजन को खाने के बाद में प्यास लगे, वो आपका भोजन नहीं है। भोजन एक अपने आप में संपूर्ण आहार होता है। जैसे खरबूजा अपने आप में संपूर्ण आहार है, खरबूजा खाने के बाद कभी पानी की प्यास नहीं लगेगी। खरबूजे को कभी पकाकर खाने की आवश्यकता नहीं है, खरबूजे को बिना नमक के बिना तेल के आप खा सकते हो, रोटियों को नहीं खा सकते। आग पर भोजन चढ़ाने से भोजन सिर्फ बर्बाद होता है, आबाद कभी नहीं होता। आग पर कुछ भी चढ़ाओगे, ना सिर्फ भोजन बल्कि कुछ भी चढ़ा दो आग के ऊपर, इस दुनिया की कोई भी वस्तु वो बर्बाद ही होगी, आबाद कभी नहीं हो सकती। और जैसे ही किसी भी भोजन को हम आग पर चढ़ाते हैं वो एसिडिक हो जाता है। और हमारा शरीर एल्कलाइन फूड को खाने के लिए बना है, और ये एसिडिक फूड ही सभी बीमारियों का कारण है। इस एसिडिक फूड के बाद जैसे ही आप कोई एसिडिक फूड खाते हो, सुस्ती और आलस आने लगता है। इस फूड को पचाने के लिए सारी प्राण ऊर्जा पेट में इकट्ठी हो जाती है।
और जैसी सारी प्राण ऊर्जा पेट में इकट्ठी होगी, दिमाग सुस्त हो जाएगा, दिमाग में क्रिएटिव आइडियाज नहीं आएंगे। क्या कारण है कि मुरली हम खाली पेट सुनते हैं? बड़ा स्ट्रॉन्ग रीजन है उसके पीछे। खाना खाने के बाद मुरली सुनना और खाना खाने से पहले मुरली सुनना, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। देखिए, जब हम रात को रोटियां खाकर रोटियां खाकर सोते हैं, उसके बाद जब हम सुबह उठते हैं तो अक्सर बहुत सारे भाई बहनों की शिकायत है कि 8 घंटे नींद भी कर ली पर वो फ्रेशनेस नहीं है, सुबह उठकर ताजगी का अनुभव नहीं होता, वो एनर्जी महसूस नहीं होती। उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि आप दिन में टू मच अनाज खा रहे हो। आप 8 घंटे सो तो गए, आप भारी रूप से सो रहे थे, पर बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स तो वो उन रोटियों को पचाने में ही लग गए थे। रोटी अपने आप में एक बहुत कॉम्प्लेक्स आहार है, इसको पचाने में शरीर की इतनी शक्ति, इतनी एनर्जी व्यय होती है कि बात मत पूछो। आप सोकर भी ऐसा महसूस होता है कि जैसे सोए ही नहीं। मुझे ये सारे अनुभव हैं, मैंने ये अनुभव किए हुए हैं कि सोकर भी महसूस होता था कि सोया ही नहीं मैं तो। क्योंकि इंटरनल ऑर्गन्स को रेस्ट करने का टाइम नहीं मिला, और अब क्योंकि सुबह उठकर ताजगी का अनुभव नहीं हो रहा, तो फिर चाय चाहिए। रात को रोटियां खाना और सुबह चाय पीना, ये आपस में इंटर रिलेटेड है। रात को रोटियां खा के सोए, रात को बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स को रेस्ट मिला नहीं, सुबह ताजगी महसूस हुई नहीं, अब उस फॉल्स ताजगी का अनुभव करने के लिए चाय पीते हैं। चाय रूपी हंटर स्वयं को मारते हैं। अक्सर बहुत लोग कहते हैं हमें तो रविवार का इंतजार है, रविवार को नींद पूरी करेंगे। क्यों भाई? बाकी दिन उनकी नींद पूरी क्यों नहीं होती? 8-8 घंटे सोने के बाद भी कहते हैं नींद पूरी नहीं हुई। उसका संबंध भोजन के साथ है। दोपहर को भी सोने का दिल करता है इन्हीं रोटियों की वजह से। दोपहर को जो नशीली कुंभकर्णी नींद आती है, इन्हीं रोटियों की वजह से। कल भी कुछ भाई बहनों ने आकर कहा, भाई जी रोटी नहीं दोगे क्या? बड़ा ही मासूम सा चेहरा बनाकर, भाई जी रोटी नहीं दोगे क्या? तो हमने भी, मुझे भी मना करते हुए बड़ी शर्म आई कि देखो घर में मेहमान आए हुए हैं और हम मेहमान कह रहे हैं कि रोटी नहीं दोगे क्या, और हम भी डीठ बन के कह रहे हैं नहीं देंगे। तो रोटी की इतनी याद क्यों आ रही है पता है? क्योंकि रोटी के अंदर नशा होता है, इसलिए इतना मिस कर रहे हो रोटी को। आप आम को कभी मिस नहीं करोगे। हम आपको ये 5 दिन एक भी आम ना खिलाएं, आप कोई शिकायत नहीं करोगे, नहीं खिलाया नहीं खिलाया, कोई बात नहीं। खिला दें तो बहुत अच्छा, नहीं खिलाएंगे तो आप में से कोई नहीं शिकायत करने वाला आम नहीं खिलाया। क्यों? आम में नशा नहीं है। आपको जिस चीज की याद आ रही है, जिस चीज में आपकी आसक्ति अटकी हुई है, वो इसलिए अटकी हुई है क्योंकि उसमें नशा है। रोटी की बिल्कुल उसी तरह से आदत हो जाती है जैसे नींद की गोली की आदत हो जाती है। और नशा किस वजह से है, ये आपको कल भी बताया था। इसके अंदर ग्लूटोन नाम का प्रोटीन होता है, ये नशीला होता है, ये नशीला पदार्थ है। इसको पचाना बड़ा मुश्किल है, और ये नशीला है, इस वजह से इसकी आदत लगती है। आप जानते हो, जो मैंने आपसे प्रश्न पूछा था कि रोटी ना तो फीकी है ना मीठी है, रोटी का कोई भी टेस्ट नहीं है, फिर भी क्यों खाते हो? इसलिए खाते हो, इस नशे के आदी हैं हम, इसलिए खाते हो। जैसे शराब कड़वी होती है, शराब कड़वी, शराब कोई टेस्टी चीज थोड़ा ना होती है, ये तो कड़वी है, पर फिर भी दुनिया वाले पीते हैं क्योंकि इसमें नशा है। इसी तरह रोटी भी कोई टेस्टी चीज थोड़ा ना है, ठीक है कड़वी नहीं है, फीकी है, पर ना मीठी है ना नमकीन है, रोटी का तो कोई टेस्ट ही नहीं, फिर भी खाते हैं क्योंकि इसमें नशा है। आपको यहां आकर रोटियों की याद आ रही है, इससे भी साबित होता है कि रोटी में नशा है। जिसमें नशा नहीं होता उसकी आपको कभी याद ही नहीं आती। आप यहां आकर रोटी को मिस करोगे, अपनी चाय पत्ती वाली चाय को मिस करोगे, पर तरबूज को, खरबूजे को कभी मिस नहीं करोगे। खिला दिया तो ठीक, ना खिलाया तो भी ठीक।
ग्लूटोन नाम के प्रोटीन के कारण होता है ऐसा। अब आप देखिए, गेहूं की जो रोटी है उसकी एक घेराई तोड़नी हो तो उसको एक हाथ से उसकी घेराई तोड़नी भी बड़ी मुश्किल है। एक हाथ से तोड़कर देखना आप, बड़ी मुश्किल होगी। आप रोटी की घेराई ऐसे तोड़ते हो, एक हाथ रखते हो और दूसरे हाथ से ऐसे तोड़ते हो, तोड़ते हो ना, एक हाथ से तोड़ के दिखाना, नहीं टूटेगी। अब जो रोटी एक हाथ से नहीं तोड़ पा रहे आप, उसके लिए भी दो हाथ चाहिए। पाचन तंत्र उसको कैसे तोड़ता होगा? पाचन तंत्र उसको कैसे तोड़ता होगा, सोचकर देखो। पीछे वाले हंसे जा रहे हैं जैसे चुटकुले सुना रहा हूं मैं, हंसे जा रहे हैं। कोई कंट्रोल करके बैठा है भी ना हंसू ना हंसू, भी ऐसी क्या बात है? किस पे हंस रहे हो, अपने ऊपर या मेरे ऊपर? अब इसको खाने के बाद, गेहूं को खाने के बाद शुगर इतनी तेजी से बढ़ती है जितनी चीनी और चॉकलेट खाने के बाद। चीनी और चॉकलेट खाने के बाद जितनी शुगर बढ़ती है उतनी शुगर ये गेहूं की रोटियां खाने के बाद बढ़ती है। और ओबेसिटी, एसिडिटी और कॉन्स्टिपेशन का सबसे बड़ा कारण ये गेहूं है। जिसको गैस बनती है, मोटापा है, कब्ज है, उसका मुख्य कारण ये गेहूं है। चलो, एक दम से एक झटके में आप अनाज अगर नहीं छोड़ सकते, अनाज कोई किसी भी तरह का अनाज वैसे हमारा भोजन नहीं है। जौ, ज्वार, बाजरा, रागी, ये सभी बीज कोई भी बीज हमारा भोजन नहीं है। जौ, ज्वार, बाजरी के बीज भी आप देखोगे तो आपके अंदर आकर्षण पैदा नहीं होगा। अनाज मिलेट्स के बीज भी देखोगे तो आपके अंदर आकर्षण पैदा नहीं होगा। कोई भी अनाज हमारा भोजन नहीं है। पर फिर भी एकदम से अगर रोटियां नहीं छोड़ी जाती, एक टाइम अगर रोटी चाहिए ही चाहिए। एनडीएस के बाहर, चौहान साहब की श्रीमत के बाहर अब मैं कदम रखने जा रहा हूं। वो परमिशन नहीं देते हैं, लेकिन मैं फिर भी कहता हूं कि चलो 2, 4, 6 महीने अगर आपने कुछ हेल्प लेनी है एक अल्टरनेटिव की, तो आप जौ, ज्वार, बाजरे और रागी की रोटी खा सकते हो, मिक्स आटे की रोटी बना सकते हो, मिलेट्स की रोटी बना सकते हो। जौ, ज्वार, बाजरा, रागी या इन सब का मिक्स आटा, अगर मैं मिक्स आटा भी शब्द यूज करूं तो उसमें गेहूं का आटा मिक्स नहीं करना। गेहूं तो पूरी तरह से बैन, गेहूं तो पूरी तरह से बैन। आपको अब शिफ्ट करना है जौ, ज्वार, बाजरा, रागी की रोटी पर, अगर शिफ्ट करना है तो। और बेस्ट तो यही है कि इसको भी छोड़ दो। अब यह फैसला आपको करना है। अब जौ, ज्वार, बाजरा, रागी, इनके अंदर क्या होता है? ग्लूटोन तो इनके अंदर भी होता है पर गेहूं के मुकाबले बहुत कम। गेहूं के मुकाबले ग्लूटोन बहुत कम होता है। गेहूं के अंदर फाइबर बहुत कम होता है, पर जौ, ज्वार, बाजरा, रागी की रोटी में फाइबर बहुत ज्यादा होता है। गेहूं के अंदर मिनरल्स और विटामिन्स भी कोई खास नहीं होते। जौ, ज्वार, बाजरा की रोटी में मिनरल्स भी अच्छे खासे होते हैं। तो आप जौ, ज्वार, बाजरा, रागी की रोटी पर शिफ्ट हो सकते हो, और वो भी दिन में एक बार। एनडीएस की तरफ से तो दिन में किसी भी तरह का अनाज अलाउड नहीं है। मैं आपको अलाउ कर रहा हूं 6 महीने के लिए, और वो भी जौ, ज्वार, बाजरा, रागी या मिलेट्स। जौ, ज्वार, बाजरा, रागी से भी श्रेष्ठ है मिलेट्स। मिलेट्स की सब्जी भी बनती है, मिलेट्स की खिचड़ी भी बन सकती है, मिलेट्स का ढोकला भी बनता है, मिलेट्स का दलिया भी बनता है। कैसे बनता है पता नहीं, मैंने कभी बनाई नहीं। यूट्यूब पे सर्च करना, सब कुछ मिल जाएगा। फिर आपके परिवार के लिए अल्टरनेटिव दे रहा हूं। आपने तो नहीं खानी, लेकिन आप यहां से इस कैंप में जो कुछ भी सीख कर जा रहे हो,
अब आप अपने परिवार पर जाकर थोप नहीं सकते कि हाँ जी अब गेहूं नहीं खाना। जैसे हम बाबा के बच्चे बनते हैं तो हम बाबा का ज्ञान अपने लौकिक परिवार पर थोप नहीं सकते कि हाँ जी अब आपको विज्ञान में चलना ही पड़ेगा, कंपलसरी आपके लिए। ऐसा नहीं होता है। आप अपने परिवार वालों के लिए एनडीएस कंपलसरी नहीं कर सकते, उनको आप गेहूं छोड़ने के लिए नहीं कह सकते। कोई भी ज्ञान किसी भी तरह का हो किसी पर थोपा नहीं जा सकता। अब उनको क्या करना है, उनको गेहूं की सात्विक रोटी बनाकर खिलानी है। उनको गेहूं की सात्विक रोटी बनाकर खिलानी है। आपने क्या करना है कि अगर आप 4 रोटियों का आटा लेते हो तो आप 2 रोटियों का आटा लेना और उसकी जगह आप गाजर को कद्दूकस कर देना। 2 रोटियों के आटे की जगह 7-8 गाजरों को कद्दूकस कर लेना और उसको 2 रोटी के आटे के साथ मिक्स कर देना और फिर उसको आग पर पकाना तो 4 रोटियां बनेंगी। 4 रोटियां बनेंगी और वो रोटियां कलरफुल बनेंगी और टेस्टी बनेंगी। अब रोटी में टेस्ट भी आएगा गाजर का, खीरा भी डाल सकते हो, टमाटर गर्म हो जाता है, कद्दू भी डाल सकते हो, लौकी भी डाल सकते हो। इस तरह से कोई भी चीज जिसको आप कद्दूकस कर सकते हो उसको आप गेहूं के साथ मिला दो। गेहूं के साथ मिलाने के बाद अगर 4 रोटियां बनानी है, गेहूं का आटा 2 रोटी का, बाकी 2 रोटियां गाजर की या लौकी की या कद्दू को कद्दूकस करके उसके साथ मिक्स करो, आग पर पकाओ। तो आपने रोटियां तो खिलाई 4 पर गेहूं आपने दिया 2 रोटी का। ये युक्ति अपनानी है आपने और उनको धीरे धीरे बताना है। उनको भी एनडीएस के व्हाट्सएप ग्रुप्स में जोड़िए, पानीपत के अगले कैंप में उनको भेजिए, उनको कैंप करवाइए, उनको यह ज्ञान दीजिए और फिर उनको एनडीएस अप्लाई करवाइए। जबरदस्ती जाकर आपको कुछ भी थोपना नहीं है, नहीं तो पहले दिन से ही झगड़ा चालू। वो भी कहेंगे अच्छा कैंप करके आए हैं ये तो। अनाज को हमेशा अगर पकाएं भी तो भिगो कर खाएं, स्लो कुकिंग करें, धीमी आंच पर पकाएं। धीमी आंच पर थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा लेकिन पोषक तत्व कम नष्ट होंगे और चबा चबा कर खाएं। अब आपने जौ ज्वार बाजरे की रोटी तो खा ली, उसके साथ सब्जी भी खाओगे। अब आपने सब्जी भी जो खानी है वो सात्विक सब्जी बनाने की विधि भी आपको बताते हैं। सात्विक सब्जी बनाने के लिए जैसे आपको कल भी बताया था कि अल्युमिनियम के बर्तन में ना बनाएं, मिट्टी की हांडी का प्रयोग करें। अल्युमिनियम धीरे धीरे उस बर्तन के थ्रू आपके शरीर में प्रवेश कर रहा है जो बड़ी गंभीर बीमारियां पैदा करता है। मिट्टी की हांडी के अंदर आपको बनाना है और यह बनाने की विधि अब बड़े ध्यान से सुने आप। सपोज आपने आलू गाजर की सब्जी बनानी है तो आलू के बारीक बारीक पीस कर लीजिए, गाजर के बारीक बारीक पीस कर लीजिए, उसको मिट्टी की हांडी में डाल दीजिए, उसमें थोड़ा पानी डाल दीजिए और उस मिट्टी की हांडी को गैस के ऊपर रख दीजिए। और मिट्टी की हांडी को जब आप गैस के ऊपर रखेंगे तो गैस की आंच धीमी कर दीजिए, बिल्कुल स्लो। तेज आंच पर नहीं पकाना, धीमी आंच पर पकाना है। तेज आंच पर पकाने से पोषक तत्व ज्यादा नष्ट होंगे, धीमी आंच पर पकाने से कम नष्ट होंगे। तेज आंच पर पकाने से सब्जी जल्दी जरूर बन जाती है पर हमें जल्दबाजी में नहीं पड़ना है। तेज आंच पर पकाने से अगर 20 मिनट में पकती है तो धीमी आंच पर 40-45 मिनट लगेंगे, पर लग जाए 40-45 मिनट, आप धीमी आंच पर रखकर छोड़ जाओ और बाकी अपना काम करो। आपके 45 मिनट वेस्ट थोड़ा ना जा रहे हैं। सिर्फ आदतें बदलने की बात है, संस्कार बदलने की बात है बस। धीमी आंच पर सब्जी पकाएं,
40-45 मिनट तक उस मिट्टी की हांडी को किसी भी बर्तन से ढक दें और उसको पकने दें। फिर साइड बाय साइड आपने क्या करना है, फिर साइड बाय साइड आपने मिक्सी के अंदर टमाटर के बारीक पीस डाल देने हैं। ये हम तड़का तैयार कर रहे हैं इसका। टमाटर के बारीक बारीक पीस करके डाल दो, सेंधा नमक डाल दो, जीरा डाल दो, हरी मिर्च के टुकड़े डाल दो। लाल मिर्च का प्रयोग नहीं करना, वो बहुत खराब करती है, बहुत गर्म होती है। हरी मिर्च का प्रयोग करना है आपने हमेशा। और तेल के अल्टरनेटिव में नारियल के बारीक पीस डाल दो उसके अंदर। गिरी वाला नारियल, ब्राउन नारियल, जिससे हमने नारियल का दूध बनाया था, वो वाला नारियल, उसके बारीक पीस डाल दो और उसको मिक्सी में पीस दो। जब आप उसको पीसेंगे तो हरी मिर्च से तीखापन आएगा। वो जो नारियल है वो अपना तेल छोड़ देगा। नारियल में खुद का तेल होता है, वो अपना तेल छोड़ेगा। सेंधा नमक आप डाल चुके हैं, जीरा भी डाल चुके हैं, टमाटर भी आपने डाल दिए। ये आपने उसकी ग्रेवी तैयार कर ली मिक्सी के अंदर। मिक्सी में आपने उसकी ग्रेवी तैयार की। फिर जब 45 मिनट के बाद वो सब्जी पक जाए तो गैस को बंद कर दें। और गैस को बंद करने के बाद वो जो तड़का आपने तैयार किया है उसको इस सब्जी के अंदर मिक्स कर दें अच्छे से। पर ध्यान रहे गैस बंद। क्यों? क्योंकि इसके अंदर नारियल है, इसके अंदर टमाटर है। नारियल और टमाटर को कभी भी डायरेक्ट आग के ऊपर गर्म करेंगे तो वो कोलेस्ट्रॉल में परिवर्तित हो जाएगा। नारियल और टमाटर को कभी भी गर्म नहीं करना होता। अब आपने उसको गैस बंद कर दी है और उस गर्म सब्जी के अंदर आपने वो तड़का डाला है, मिक्स कर दिया है। बंद गैस पर ही उस सब्जी को फिर से ढक दें 10 मिनट के लिए। वो तड़का उसके अंदर अच्छे से रच जाएगा, मिक्स हो जाएगा, और फिर आप सब्जी खाएं। बहुत ही टेस्टी सब्जी बनेगी। पहले वाली सब्जी आप भूल जाएंगे, बहुत ही टेस्टी। और अब आपको सब्जी में वाकई में गाजर का टेस्ट आएगा। पहले तो आप गाजर की सब्जी खा रहे थे मसालों के टेस्ट से, अब आपको गाजर की सब्जी में गाजर का टेस्ट आएगा। अब आपको पता लगेगा गाजर की सब्जी कहते किसको। ऐसे बनानी है हर सब्जी, कोई भी सब्जी बनाओ इसी विधि से बनानी है। चावल में ग्लूटोन नहीं होता, गेहूं से कम नुकसान करता है, पर यह भी शुगर को बहुत तेजी से रिलीज करता है। डायबिटिक पेशेंट तो चावल और मक्के का प्रयोग ना करें। जो बाकी जो अनाज हैं, जौ, ज्वार, बाजरा, रागी, ये शुगर को धीरे 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 रेज करते हैं, इससे शुगर लेवल इतना नहीं बढ़ता। लेकिन गेहूं, चावल और मक्के से बढ़ता है। लेकिन चावल से भी एसिडिटी होती है, वेट गेन होता है। अगर कभी कभी चावल खाने भी हों तो ब्राउन चावल खाने चाहिए, इसमें पोषक तत्व ज्यादा होते हैं। अब जब हम मैदे की बात करें तो यह तो आपकी सेहत का सबसे बड़ा दुश्मन है। मैदा बड़ी आंत की दीवारों पर जाकर चिपकता है। मैदा बनता है गेहूं से। जब गेहूं से
फाइबर को अलग कर दिया जाता है, गेहूं से सारे विटामिन निकाल लिए जाते हैं, सारे खनिज निकाल लिए जाते हैं, और जो उसका वेस्ट बच जाता है, वेस्ट, स्टार्च नाम का जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है, स्टार्च नाम का कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, गेहूं का जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जो पचता नहीं है, जो बदबू पैदा करता है, पेट में कीड़े पैदा करता है, वो है मैदा। गेहूं से फाइबर निकाल लिया, विटामिन निकाल लिए, खनिज निकाल लिए, बच गया स्टार्च, वो है मैदा। जो वेस्ट मटेरियल है, जिसको डस्टबिन में फेंका जाना चाहिए, वो है मैदा। जितना भी जंक फूड है सारा मैदे से बनता है। और बड़ी बात सुनो, इसको सफेद बनाने के लिए, इसको मुलायम बनाने के लिए, लंबे समय तक सेफ रखने के लिए इसके अंदर केमिकल्स का प्रयोग किया जाता है। कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है, आंतों में चपकता है, घुटनों की ग्रीस को कम करता है, कब्ज होती है इससे, हार्ट डिजीजेस, बीपी, इन सब का मुख्य कारण है मैदा। और ना सिर्फ ये फिजिकली नुकसान पहुंचाता है, इमोशनली हमारी मानसिक अवस्था को भी ये डैमेज करता है, पेशेंस कम करता है, टॉलरेंस कम करता है। मैदा खाने वाले लोगों को गुस्सा ज्यादा आता है, चिड़चिड़ापन ज्यादा होता है, बात बात पर क्रोधित हो जाते हैं मैदा खाने वाले लोग। मेमोरी पावर कम करता है, कंसंट्रेशन कम करता है। योग में, योग की एकाग्रता में सबसे बड़ी बाधा है मैदा। जो भाई बहन कहते हैं कि मुरली सुनते हैं पर याद नहीं रहती, मुरली सुनते हैं पर याद नहीं रहती, मैदे का त्याग कर दो, मुरली याद रहने लग जाएगी। जिनको योग में एकाग्रता की कमी है, मैदे का त्याग कर दो, एकाग्रता बढ़ने लग जाएगी। मैदा ज्ञान और योग में सबसे बड़ा विघ्न है। और मैदे से बनने वाले पदार्थों के नाम सुन लो आप: पिज्जा, बर्गर, मैगी, मोमोज, नूडल्स, बिस्कुट, टोस्ट, पेस्ट्री, भटूरे, समोसे, पास्ता, केक, ब्रेड। ये सारे पदार्थ आपके ज्ञान और योग में बाधा हैं। जो भी योगी इन पदार्थों का सेवन करता है, उसके लिए योग की एकाग्रता में पहुंचना मेरे निजी अनुभवों के आधार पर, सचिन भाई जी के आधार पर और बहुत सारे बीकेज के आधार पर बड़ा मुश्किल है। उसकी मेमोरी वीक होती जाती है, कंसंट्रेशन पावर कम होती जाती है। तो आज से ही मैदे के बने इन सभी प्रोडक्ट्स का संपूर्ण रूप से बहिष्कार करें, ना केवल अपने शारीरिक स्वास्थ्य के लिए बल्कि अपने ज्ञान योग के लिए। ओम शांति। आपके प्रश्न, अभी हमारा ब्रेक का टाइम हो गया है, आपके प्रश्न लिखकर शैली दीदी जी को दीजिएगा। जैसी 10-15 प्रश्न आ जाएंगे इनके पास, हम क्वेश्चन आंसर सेशन करेंगे। अभी 1 मिनट के लिए बाबा को याद करेंगे। ओम शांति। तो 15-20 मिनट में जल्दी से जल्दी
आप आएंगे। गो सून कम सून। थैंक